हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग? आप सब अच्छे होंगे। हम लोग देख रहे थे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। ठीक, हम लोग का क्या चल रहा था? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो जिसमें से हम लोग प्रेडिक्ट टेबल के बारे में बात कर रहे थे। उसमें से हम लोग एस ब्लॉक देख चुके थे, पी ब्लॉक भी देख चुके थे। यहाँ पास आपका आता है डी ब्लॉक। ठीक, डी ब्लॉक प्रेडिक्ट टेबल में आपका क्या संक्रमण तत्व है या ट्रांजेक्शन मेटल एटम जो होते हैं आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं। तो उसमें भी सीरीज होती है आपकी, फर्स्ट सीरीज, सेकंड सीरीज, थर्ड सीरीज, फोर्थ सीरीज। ठीक, डी ब्लॉक के। तो इसमें से हम लोग आज बात करने वाले हैं ओनली फर्स्ट सीरीज के बारे में। बहुत अच्छी तरीके से बेसिक आपको पता चलने वाला है यहाँ पर। तो चलिए देखते हैं क्या क्या यहाँ पर होने वाला है हम लोग का। जैसे डी ब्लॉक एलिमेंट में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं। केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, जैसे इसका कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में जैसे आपका हो गया इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसा होता है, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस कैसे होता है, आपका आयनाइजेशन क्या होता है, पोटेंशियल एंड वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, कलर कंपाउंड कैसे बनाते हैं। ठीक, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कैसे होता है एंड कैटालिटिक एक्टिविटी। तो मतलब यहाँ से हम लोग पूरा इसका क्लोजली सब कुछ देखने वाले हैं यहाँ से हम लोग। ठीक, तो जैसे बात करते हैं हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट की। डी ब्लॉक आपका एलिमेंट है। डी ब्लॉक एलिमेंट में आपका फर्स्ट होता है आपका फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, जो आपका कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करता है, आपका स्कैंडियम से लेकर जिंक तक बिलोंग करता है। इसका एटॉमिक नंबर होता है आपका 21 स्कैंडियम का, और इसका होता है आपका 30। ठीक, कुल 10 एलिमेंट्स आते हैं इसमें, इसके अंदर में। जैसे यहाँ पर आप काउंट भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ से जैसे आपका हो गया स्कैंडियम। ठीक, 21 से स्टार्ट होता है। जैसे इसका एटॉमिक नंबर। टाइटेनियम हो गया, इसके बाद ट्राइसियम, इसके बाद नेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। हाँ, जिंक, इतना ही तक। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुल टोटल 10 एलिमेंट्स आते हैं एक सीरीज पे। ठीक, इतना तक तो आपको पता चल गया होगा। द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज इंक्लूड एलिमेंट्स फ्रॉम स्कैंडियम 21 टू जिंक। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में आपके कौन कौन से एलिमेंट इंक्लूड होते हैं? स्कैंडियम से लेकर जिंक तक, उसके अंदर कुछ भी एलिमेंट हो सकते हैं और उसको याद करना होता है आपको। तो इन द पीरियोडिक टेबल दिस एलिमेंट इन द प्रोग्रेसिव फिलिंग इन द थर्ड ऑर्बिटल्स। इसको थर्ड ऑर्बिटल बोल सकते हैं, थर्ड सीरीज भी बोल सकते हैं, 3D सीरीज बोल सकते हैं इसको। ठीक, ये किस में आता है आपका? 3D श्रेणी में। 3D इसलिए बोलता है इसको क्योंकि आपके जितने भी ऑर्बिटल्स होते हैं, मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आपके, ओनली 3D तक ही सीमित होते हैं, 4D में नहीं पहुंचते। ठीक, इसीलिए इसको हम 3D श्रेणी बोलते हैं। इसके सेकेंड वाले को 4D, इसको 5D, और इसको क्या बोलते हैं? 6D। ठीक, तो यदि इसका नामकरण यदि आपको करना होगा कि इसको नाम कैसे याद किया जा सकता है, तो इसका बहुत अच्छा सिंपल सा फॉर्मूला होता है। बहुत अच्छा सिंपल सा फॉर्मूला होता है, ट्रिक होता है। जैसे आप इसको नामकरण कर सकते हैं। एससी से आप साइंस ले लीजिए, ट्रेशियम से आपका टीचर ले लीजिए, वेनेडियम से आपका वेरी लिख सकते हैं, क्रोमियम से आपका क्रूल लिख सकते हैं। जैसे कोई कोई टीचर वेरी क्रूल टाइप से रहते हैं, थोड़ा सा खड़ूस टाइप से। ठीक, इसके बाद हो गया आपका एमएन से मांगे लिख सकते हैं, एएफआई से फीस ले सकते हैं, कोबाल्ट से कोई, इसका नी, कोई नी कुछ जाने। मतलब इसको शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं साइंस टीचर वेरी क्रूल। जैसे ज़्यादातर देखते हैं मैथ्स और साइंस के टीचर वेरी क्रूल ही होते हैं। तो साइंस टीचर वेरी क्रूल, मांगे फीस कोई नी कुछ जाने। तो ये हो गया आपका 3D श्रेणी का नोमेनक्लेचर। आसानी से इसको आप याद कर सकते हैं। तो यदि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बात करें, हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें, तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो आपके 3D 1 से लेकर 10 तक फुलफिल्ड होगा, एंड एस ऑर्बिटल 0 से लेकर आपका 2 तक फुलफिल्ड होगा। ठीक, एस ऑर्बिटल में आपके हमेशा 2 ही इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। ठीक, और क्या बोलते हैं, डी ऑर्बिटल में हमेशा 5 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। तो 1 से लेकर आपके 10 तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा। तो आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालेंगे? जैसे आप सपोज कीजिए स्कैंडियम का लिख रहे हैं। ठीक, स्कैंडियम का, तो ओनली स्कैंडियम का लिख रहे हैं यहाँ पर,
तो स्कैंडियम का हो गया आपका 21, स्कैंडियम का हो गया आपका 21। तो आप इसका अब्बाव विधि द्वारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिएगा, जो कैसे लिखा जाता है आपका अब्बाव विधि। ये हो गया आपका 2s 2p सॉरी 2s, एक मिनट, 1s 2s 2p, 3s 3p 3d, इतने ही में आपका फुलफिल हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में आपका 6 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी हो गए, 3s में आपका 2 इलेक्ट्रॉन, 3p में आपके 6 इलेक्ट्रॉन, इतना तक सभी में सिमिलर रहेगा। कितना हो गया आपका कुल टोटल इलेक्ट्रॉन। इसके बाद हो गया आपका 4s, यहाँ पास हो गया आपका 4s, तो यहाँ पास हो गया आपका 10 + 8 कितना हो गया आपका 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक, 18 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब 4s आपका अब्बाव विधि, 4s आपका यहाँ पास आएगा। तो जैसे हम लोग देखते हैं अब्बाव विधि का यदि साइन देखें तो सबसे पहले आपका 4s में इलेक्ट्रॉन आता है, फिर आपका 3p में जाता है। तो 4s में 2 इलेक्ट्रॉन भरेगा, इसके बाद अब 4s में आपका 2 इलेक्ट्रॉन, एंड 3d में कितना भरेगा आपका 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ पास ऑलरेडी 10 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं। यहाँ हो गया 8 और +2 हो गया आपका कितना हो गया 10 10 20, और आपका कितना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है आपका 21। तो कितना इलेक्ट्रॉन बच गया आपका 1 इलेक्ट्रॉन, जो आपके 3D कक्षक में प्रवेश करता है। तो आपका इतना तक ना पूरा सिमिलर रहेगा सभी में, 3D श्रेणी के सभी में सिमिलर रहेगा। बस कुछ नहीं करना है, 4s2 में 2 इलेक्ट्रॉन ही भरे जा सकते हैं। इसके बाद D में सिर्फ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, यहाँ पर 3D 1 है, इसके बाद हो जाएगा आपका 3D 2 ट्रिशियम के लिए, वेनेडियम के लिए हो जाएगा आपका 3D 3, ऐसे 4s2 जैसा का तैसा रहेगा। इतना तक बहुत में सिमिलर रहेगा। लेकिन बात रही कुछ ऑब्जेक्शन की, तो जिसमें आपका मैग्नीज आता है, सॉरी हाँ क्रोमियम आता है और कॉपर आता है ऑब्जेक्शन में। ठीक, तो ये आपका क्रोमियम और कॉपर कैसे होगा, क्योंकि पूर्ण पूरित और अर्धपूरित, जिसके कारण आपका 4s1 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा और इसका होगा आपका 3D 5 ऐसे, जिसके कारण आपका जो 5 होगा d ऑर्बिटल होगा, अब पांचों में आपके एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, जिसके कारण ये अस्थायी रूप से बहुत ज़्यादा स्थायी होते हैं, मतलब आपके हाफ फील्ड की वजह से, जिसको हम अभी आगे देखेंगे। तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना समझ गए, कैसे निकालना है आपको, अब्बाव विधि द्वारा निकालना है आपके। इसके बाद आपका 3s तक तो पूरा 3p तक पूरा कंप्लीट रहेगा, बस आपका इलेक्ट्रॉन किस में चेंज होगा आपका 3D ऑर्बिटल्स में, उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाएगी, बाकी कुछ नहीं करना है। स्कैंडियम का इसी प्रकार जैसे हो गया आपका स्कैंडियम, इसका होता है आपका 21, ये आपके किसका आर्गन के समान इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं, किसके समान आपके आर्गन के समान। इसके बाद हो गया आपका किसका ट्रिशियम का, इसका हो गया आपका 22, इसका हो गया आपका 23 24 25 26 27 28 29 30, जिसका बाहरी में कितना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, बस मैं बाहर कक्ष को ही लिखा हूँ, पूरा को नहीं लिखा हूँ यहाँ पर। ठीक, जैसे इसका हो गया आपका 3D 3, कैसे आएगा उसको आप अपने से करके देखिएगा तो आपको बहुत अच्छी तरीके से रिवीजन भी हो जाएगा। तो जैसे हम लोग 3D क्रोमियम की बात कर रहे थे, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होना चाहिए था आपका 3D 4 सॉरी 3D 4 4s2, कितना होना चाहिए था आपका 3D 4 4s2, लेकिन एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है आपका 3D 5 4s1, जो यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक, यहाँ पर दिया हुआ है, इसके वजह से आपका क्या होता है, आपका स्टेबल कंपाउंड होता है, स्टेबल एलिमेंट होता है ट्रांजिशन मेटल का, क्योंकि आपका हाफ फील्ड है। समझ में आया। तो आप इस तरीके से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं। आपको इसमें सिर्फ दो ही का देखने को मिलेगा, ज़्यादातर क्रोमियम और कॉपर का। कॉपर हमेशा +1 ऑक्सीडेशन शो करता है और +2 ऑक्सीडेशन शो करता है। तो +1 में आपका हाईली स्टेबल होता है। ठीक, +1 में आपका हाईली स्टेबल होता है, इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, लेकिन डी कक्षक में इलेक्ट्रॉनिक डी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते, लेकिन आपका जो कॉपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है उसमें आपका एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच जाता है, किसमें डी ऑर्बिटल्स में। ठीक, जिसको हम अभी आगे देखेंगे। तो यहाँ तक आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ गए।
अब बात करते हैं की पॉइंट्स किसकी, कुछ कुछ की पॉइंट्स भी है, जैसे क्रोमियम और कॉपर ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड डी ऑर्बिटल्स फोरेस्ट इलेक्ट्रॉन आर लॉस्ट फॉर ड्यूरिंग द आयोनाइजेशन। क्या बोलता है वही मैं बताया जो आपको, क्रोमियम और जो कॉपर होता है एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी को शो करते हैं, क्योंकि ये आपके हाफ फील्ड और फुल फील्ड की तरह इलेक्ट्रॉनिक बिहेव शो करते हैं, जिसके कारण इतना समझ गए आप क्रोमियम और कॉपर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी क्यों शो करते हैं। ठीक, इसके बाद बात करते हैं एटॉमिक रेडियाई की। एटॉमिक रेडियाई की मतलब होता है इसकी आयनिक साइज की या इसकी साइज की। तो जैसे हम लोग देखेंगे ना, तो स्कैंडियम से लेकर जैसे ही हम लोग इधर आगे बढ़ते जाते हैं जिंक की ओर, तो इसका साइज जो होता है आपका थोड़ा थोड़ा डिक्रीज देखने को मिलता है हमको। डिक्रीज इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि उसमें कंस्ट्रक्शन हो जाता है, संकुचित होने की ज़्यादा चांसेस आ जाती है। जैसे आप एक नॉर्मल से एग्जांपल समझिए, ये हो गया आपका स्कैंडियम। ठीक, स्कैंडियम मैं बाहरी ऑर्बिटल को ओनली बना रहा, तो ये हो गया आपका 4s और ये 3d। ठीक, तो यहाँ पास ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है अभी। जब बात करते हैं हम लोग जिंक की, तो ये हो गया आइसर। ठीक, तो ये हो गया आपका 4s, इसमें जैसा का तैसा इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहाँ पास 3d में 10 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। 10 इलेक्ट्रॉन की आने की वजह से आपके पूरे ऑर्बिटल्स में सपोज कीजिए ऐसे हैं, तो क्या होने लगते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स होने लगते हैं, संकुचित होने लगते हैं, जिसके कारण इसका जो होता है आपका जो साइज होता है थोड़ा सा डिक्रीज देखने को मिलता है। एटॉमिक रेडियाई की बात करते हैं तो समझ में आया। जैसे आपका क्रोमियम से लेकर कॉपर तक तो कांस्टेंट रहता है, यहाँ से लेकर आपका यहाँ तक कांस्टेंट रहता है, यहाँ की साइज में कोई डिफरेंस ज़्यादा देखने को नहीं मिलती। लेकिन जैसे ही जिंक में जाता है तो आपका संकुचित होने लगता है, सिंक स्लाइटली इंक्रीज द जिंक, मतलब इसमें आपका जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इंक्रीज होने लगते हैं, जिसके वजह से इसमें हम लोग को जो एटॉमिक रेडियाई होता है आपका आयनिक रेडियाई जिसको बोलते हैं, वो हम लोग को थोड़ा सा डिक्रीज देखने को मिलता है। किसकी वजह से, आपका कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, मैं बताऊँगा अभी। पुअर शेल्डिंग बाय द डी इलेक्ट्रॉन, जो आपके डी इलेक्ट्रॉन्स वो आपके पुअर शेल्डिंग शो करने लगते हैं। ठीक, पुअर शेल्डिंग इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज काउज कंस्ट्रक्शन, इसमें जो आपके न्यूक्लियर चार्ज होते हैं वो बढ़ते जाते हैं, किसकी वजह से, आपके कंस्ट्रक्शन की वजह से। कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है वो आपका संकुचन का। ठीक, आयनिक रेडियाई क्या हुआ, आयनिक रेडियाई आयंस की रेडियाइज की बात करते हैं तो डिक्रीज विद द इंक्रीज ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे आपके ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने लगते हैं तो आपके जो आयनिक रेडियस की जो साइज होता है वो कम होने लगता है। जैसे सपोज कीजिए आप नॉर्मल से एग्जांपल हम लोग लिए हैं आयरन+2 की, और एक हो गया आपका आयरन+3। तो यहाँ पास आप कैसे समझ सकते हैं किसका साइज बड़ा होगा, किसका साइज बड़ा होगा यहाँ पास, तो यहाँ पास डिक्रीज बोल रहा ना। जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा तो उसकी साइज जो होती है आपकी कम होने लगती है। तो जैसे +2 का मतलब क्या समझे यहाँ पास, +2 का मतलब समझे हम लोग कि यहाँ पास जो होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले हुए हैं। +2 का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, +3 का मतलब यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकला। तो जैसे हो गया आपका आयरन, ठीक, आयरन हो गया, ये हो गया हम लोग का आयरन, ये हो गया 4s और ये हो गया आपका डी, डी इलेक्ट्रॉन से हमेशा निकलेगा ना। तो यहाँ से हम लोग को 2 इलेक्ट्रॉन, तो आयरन का एटॉमिक नंबर हो गया आपका, जैसे यहाँ पास आयरन का क्या था 3d6 और 4s2। आयरन का क्या था हम लोग का 3d6 4s2, 4s2 जैसा का तैसा। यदि 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हैं हम लोग तो यहाँ पास बच जाता है आपका 3d4। ठीक, आयरन+2 के लिए बात कर रहे हैं, Fe+2 के लिए। यदि Fe+3 की बात करें हम लोग, Fe+3 की, तो यहाँ पास आपका 4s2 में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन जो 3d जो होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए आपके 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। तो इसमें कंट्रक्शन थोड़ा कम होगा हम लोग का, इसमें कंट्रक्शन हम लोग का कम होगा। मैं क्या बताया था आपको, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें थोड़ा सा संकुचन ज़्यादा देखने को मिलता है हम लोग को। तो इसमें हम लोग का कितना इलेक्ट्रॉन हो गया आपका 3d3, 3d3 में संकुचन थोड़ा कम देखने को मिला और 3d4 में संकुचन हम लोग को ज़्यादा देखने को मिला। जैसे हम लोग जिंक का देखे थे तो 3d10 में से ज़्यादा संकुचन देखने को मिला था। तो इसी प्रकार जो होता है आपका इसका साइज जो होता है आपका Fe+2 का साइज जो होता है आपका क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है थोड़ा सा, डिक्रीज बट इंक्रीज ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं, यहाँ पास ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने से जो उसकी साइज होती है आपकी डिक्रीज होती है। तो यहाँ पास हो गया आपका 3d
+3 का ना। इसके बाद हो गया इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या। ट्रांजिशन मेटल हैव द मॉडरेट आयनाइजेशन एनर्जी, ये आपके मॉडरेट टाइप के, मतलब उतना ज़्यादा एनर्जी शो नहीं करते। दी कैन फॉर्म द केटायन इजली, ये आसानी से केटायन फॉर्म करते हैं। जैसे क्रोमियम कॉपर सो एनामलिस, ये एनामलिस का मतलब होता है आपका विसंगति बोल सकते हैं, जो आपके संगत तरीके से व्यवहार नहीं कर रहे हैं। जैसे हम लोग प्रेडिक्ट टेबल में देखे भी यहाँ पर, तो जैसे हम लोग देखे तो ये सब आपके सिमिलर व्यवहार कर रहे थे, ठीक। लेकिन जहाँ क्रोमियम और कॉपर की बात आई तो थोड़ा सा ये आपके हाईली स्टेबल को शो करने लगे, मतलब उस सीरीज से थोड़ा हटके देखने को मिले। किसके वजह से? आपके हाफ फील्ड की वजह से, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी को शो कर रहा था। इसलिए आपका क्रोमियम और कॉपर जो होता है आपका एनामोलिस, मतलब थोड़ा सा असंगत व्यवहार करने लगा, ठीक। अब वेरियस ट्रांजिशन स्टेट की बात करें तो कितने ट्रांजिशन स्टेट शो कर सकता है, जैसे जैसे आपका प्रेडिक्टेबल सभी में शो होगा यहाँ पर। तो जैसे स्कैंडियम हो गया, ये हमेशा +3 तक क्या बोलते हैं, सॉरी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। +3 में इसका पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? डी के पास 0 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक। +3 का मतलब तीनों इलेक्ट्रॉन बाहर से निकाल दिया, तो बाहर में आपका कितना है? 3d1 एंड 4s2। स्कैंडियम की बात करें तो स्कैंडियम में 3d1 4s2 ही है, तो ये आपके 3 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी बाहर निकाल दिया है। तो डी में कितना इलेक्ट्रॉन बचा? d0 और 4s0, ठीक। तो ये आपके डी में आपके क्या होते हैं? कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचते। तो ये आपका स्कैंडियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर सकता है। टाइटेनियम +2 +3 या +4। वेनेडियम +2 +3 +4। सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है आपका मैग्नीज, जो आपका +2 से लेकर +7 तक मैक्सिमम शो कर सकता है, इसको याद रखिएगा, ठीक। आयरन आपका +2 और +3 शो करता है। कॉपर +1 और +2 करता है। और जिंक जो होता है हमेशा +2 ही करता है, फिक्स होता है, ये +1 कभी शो नहीं करता, ठीक। हमेशा +2 ही आपका ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज ऑफ द मैग्नीज देन डिक्रीज, यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपका मैग्नीज ही शो करता है। इसके बाद जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है आपका मैग्नीज तक बढ़ता है, बढ़ने के लिए यहाँ से लेकर आपका मैग्नीज तक ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा 7 तक। इसके बाद इधर कम होते जाता है। जैसे ही देखें ना यहाँ पर, इसके बाद किसी का 8 आया क्या? नहीं आया। +2 +3 में सीमित हो गए, +1 +2 में ही सीमित हो गए, तो इधर आते आते थोड़ा सा कम होते जाता है, ठीक। अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करें हम लोग यहाँ पर, तो जैसे हो गया आपका ट्रांजिशन मेटल शो पैरामैग्नेटिक ड्यू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये ज़्यादातर जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे हम लोग को, अनपेयर्ड का मतलब होता है सिंगल इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे डी ऑर्बिटल में, वो हमेशा पैरामैग्नेटिक तरीके से शो होते हैं। ज़्यादातर हम लोग को पैरामैग्नेटिक देखने को मिलेगा। हम लोग को ओनली देखने को मिल सकता है डायामैग्नेटिक जिंक का, क्योंकि जिंक के पूरे ऑर्बिटल्स फुल फील्ड होते हैं, 4s2 के भी और 3d10, तो पूरे ऑर्बिटल्स के फुल फील्ड होते हैं, डायामैग्नेटिक शो करता है। बाकी जितने भी ट्रांजिशन मेटल होते हैं 3d सीरीज के, वो आपके पैरामैग्नेटिक शो करते हैं, क्योंकि उसके पास किसी न किसी के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता ही है। समझ में आया, ठीक। और एक हो गया आपका कॉपर का भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि आपका 3d10 एंड 4s1 होता है इसका ना, तो ये भी आपका डायामैग्नेटिक शो कर सकता है। तो जैसे मैग्नेटिक मूवमेंट का फार्मूला हो गया आपका रिड्यूस मास n+2 Vm, वेयर n जो होता है आपका अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे आपका पैरामैग्नेटिक हो गया, पैरामैग्नेटिक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जैसे आयरन और मैग्नीज। आयरन का एटॉमिक नंबर होता है आपका 26, जिसके बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके 3d6 4s2। तो जैसे आपके डी ऑर्बिटल्स की बात करें हम लोग, तो डी ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? 1 2 3 4 5 6, ये 6 इलेक्ट्रॉन। तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने को मिले, जिसके वजह से हम लोग का ये क्या है? आपका पैरामैग्नेटिक है। डायमैग्नेटिक में आपका नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जैसे कॉपर और कॉपर +1, मैं जिसको बताया आपका, जैसे कॉपर और +1 यदि ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है तो आपका 3d10 में ही आएगा ये। तो ये भी आपका जिंक और कॉपर ज़्यादातर आपके पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक शो करते हैं, क्योंकि इसके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। अब इसी प्रकार आप कलर कंपाउंड को भी फाइंड आउट कर सकते हैं, मतलब जिसके पास आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा, जोड़े में नहीं होगा, वो आपके कलर कंपाउंड बनाएगा ही बनाएगा, ठीक। जैसे इसमें आपका कलर कंपाउंड बनाने का मेन रीजन होता है आपका डी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन या डी संक्रमण बोल सकते हैं। तो एक्सप्लेनेशन की बात करें, इन प्रेजेंस ऑफ लिगेंड डी ऑर्बिटल स्प्लिट एब्जॉर्प्शन द लाइट कलर ऑब्जर्व। जैसे आपके डी ऑर्बिटल्स में जो आपके लिगेंड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक, वो क्या करते हैं? लाइट को ऑब्जर्व करके कलर फॉर्मेशन देते हैं। जैसे आपका कॉपर +2 हो गया, ये आपका ब्लू कलर में ऑब्जर्व होता है। आयरन +2 येलो ब्राउन में होता है आपका। मैग्नीज MnO4
पर्पल कलर का होता है आपका, जिसको आप लैब में देखे भी होंगे। तो ये किसकी वजह से होता है? आपका डी डी ट्रांजिशन की वजह से। ठीक, इंपॉर्टेंट नोट, D0 एंड D10 आयंस आर कलरलेस। जितने भी अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब जैसे D0 में आपके कोई डी में कोई इलेक्ट्रॉन है क्या? नहीं। D10 की बात करें हम लोग, D10 में पूरे फुल फील्ड होंगे, जिसके कारण ये क्या होते हैं? आपके कलरलेस होते हैं। जैसे आपका कोई सा भी, जैसे स्कैंडियम+3 दे दिया जाता है आपका, स्कैंडियम+3 आपका पूछेगा कि कलरलेस है या कलरफुल है, तो आप +3 का मतलब क्या समझेंगे? कि बाहरी कोश के 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल चुके होंगे। तो कैसे? इसका होता है आपका 3D1 4s2। तो डी में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? वाली 1 इलेक्ट्रॉन है, 4s2। ठीक, तो ओनली यदि +3 शो कर रहा आपका, तो 3 इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी इसके पास है, तो डी और 4s2 का 2 इलेक्ट्रॉन और डी का 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, मतलब इसका हो गया आपका 3D0। तो ये आपका एक कलरलेस होगा। जिंक +2 मतलब आपका बाहर 4s से बाहर से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला होगा। तो इस प्रकार से आपके कलरलेस कंपाउंड भी बनाते हैं। तो आप बस इतना समझिए कि जैसे इसका ट्रांजिशन स्टेट या ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, उसको देखकर आप इसके कलर को फाइंड आउट कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन भी करते हैं आपकी कौन? ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स फॉर्म द कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड। ये आपके ज़्यादातर कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड भी बनाते हैं, याद रखिएगा। किसके वजह से? आपके स्मॉल साइज की वजह से। स्मॉल साइज कब देखने को मिलेगा हम लोग को? जब इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट हाई होगा। हाई चार्ज का मतलब वही आपका ऑक्सीडेशन। अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। वैकेंट डी ऑर्बिटल का मतलब होता है इसमें भी बहुत सारे जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं खाली होते हैं, इसके वजह से हम लोग ट्रांजिशन मेटल्स कॉम्प्लेक्स शो करता है। जैसे हो गया आपका आयरन साइनाइड, कॉपर NH3+2 या टेट्राइमिन कॉपर सेकेंड आयन बोल सकते हैं इसको। ठीक, आपका एमाइन कोबाल्ट थर्ड आयन भी बोल सकते हैं। तो जैसे लिगेंड में आप NH3H2CN कुछ सा भी यूज कर सकते हैं। ठीक, तो आप समझिए कि यहाँ पर से एक कलर कंपाउंड भी बनाता है, प्लस आपका मेटल कॉम्प्लेक्स में भी बनाने की एक्टिविटी रखता है। अब बात करते हैं कैटेलिटिक एक्टिविटी की। तो ये आपके कैटेलिटिक एक्टिविटी को शो करते हैं। जैसे हो गया आपका आयरन हो गया, ये कैटेलिस्ट की तरह वर्क करता है। निकिल हो गया, ये भी कैटेलिस्ट की तरह वर्क करता है। इसका एग्जांपल देखेंगे तो ट्रांजिशन मेटल एंड देयर कंपाउंड्स एक्ट एज द कैटेलिस्ट। जैसे बहुत सारे ट्रांजिशन मेटल जो होते हैं यहाँ पे कैटेलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं। जैसे होगा आपका वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। इसके बहुत सारे ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं, इसकी वजह से हो सकता है क्या क्या रीजन है? एबिलिटी टू फॉर्म द इंटरमीडिएट्स, ये आपके इंटरमीडिएट को भी फॉर्म कर सकते हैं। सरफेस ऑब्जर्प्शन इन द मेटल्स, ये आपके मेटल जो होता है आपके सरफेस में ऑब्जर्प्शन भी हो सकते हैं। जैसे आपके कुछ एग्जांपल हो गया, जो अमोनिया निर्माण की हैबर विधि होती है, H2 से NH3 जो बनाने की हैबर प्रोसेस होता है, उसमें आपका आयरन को क्या लिया जाता है? आपका आयरन को हैबर प्रोसेस में कैटेलिस्ट की तरह वर्क कराते हैं। जैसे आपका वेनेडियम पेंटाऑक्साइड को हम लोग कॉन्टैक्ट प्रोसेस में लेते हैं। निकिल जो होता है आपका वनस्पति घी जो निकालते हैं, उसमें आपको निकिल को कैटलिस्ट के रूप में, जिसको हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स। ठीक, इसके बाद हो गया आपका MnO2 को डिकम्पोजिशन ऑफ द पोटेशियम क्लोराइड ट्राईऑक्साइड। इसके डिकम्पोजिशन के लिए हम लोग MnO2 को भी लेते हैं, मैग्नीज को लेते हैं बोल सकते हैं। अब इसके जनरल कैरेक्टर क्या क्या हो सकते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के? तो मेटालिक नेटनेस, हार्ड हाई मेल्टिंग पॉइंट। मेटालिक नेचर की बात करते हैं तो ये हार्ड होते हैं। ठीक, इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है आपकी हाई होती है, हाई डेंसिटी के होते हैं। गुड कंडक्टर इन द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी के लिए गुड कंडक्टर होते हैं। जैसे हम लोग बात करें इलेक्ट्रिसिटी के लिए, जैसे हो गया आपका कॉपर। कॉपर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है क्या? बिल्कुल करता है। आयरन जो होता है आपका लो होता है, लोहा जो होता है इसमें भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड हो सकता है। तो ये इस प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी भी शो करते हैं आपके। फॉर्मेशन ऑफ द एलॉय, एलॉय का मतलब होता है आपका व्हीकल्स, मतलब जो आयरन्स होता है आपका आयरन, उसमें बहुत सारे व्हीकल्स का फॉर्मेशन भी किया जा सकता है। अब कुछ समरी भी हैं इसके। तो प्रॉपर्टीज़ की बात करें ट्रेंड्स, तो एटॉमिक रेडियस की बात करें तो डिक्रीज होता है आपका, कांस्टेंट स्लाइटली इंक्रीज। ठीक, आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो ग्रेजुअल इंक्रीज होता है आपका। ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत सारे देखने को मिलते हैं, मैक्सिमम आपका मैग्नीज का देखने को मिलेगा। मैग्नेटिज्म की बात करें तो पैरामैग्नेटिक, ज़्यादातर आपको पैरामैग्नेटिक देखने को मिलेगी। डायमैग्नेटिक में आपका ओनली कॉपर था, कॉपर +1 और जिंक था। ठीक, कलर की बात करें तो ये आपके कलर कंपाउंड भी बनाते हैं, किसके वजह से? आपके डी ट्रांजिशन की वजह से। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की बात करें तो हाई टेंडेंसी में कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है, देखें ना हम लोग अभी। कैटेलिस्ट की बात करें तो हाईली एक्टिव होता है आपका, एक कैटेलिस्ट फॉर्मेशन भी करते हैं। जैसे हम लोग देखें आयरन का भी देखें, निकिल का भी देखें, वैनेडियम पेंटाऑक्साइड का भी देखें, तो ये आपके कैटेलिस्ट की तरह वर्क करते हैं। कंक्लूजन क्या मिलता है हम लोग को? द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स शो अनइक्यूब प्रॉपर्टीज।
जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज जो होता है उसके एलिमेंट्स होते हैं हमको बहुत सारे प्रॉपर्टीज शो करते हैं, जैसे होगा प्रेजेंस ऑफ द पोलैरिटी फील्ड ऑफ डी ऑर्बिटल्स लीडिंग टू वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, बहुत सारे ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलते हैं हम लोग को। कलर कंपाउंड भी देखने को मिलता है हम लोग को कि कलर कंपाउंड फॉर्मेशन करने की भी क्षमता होती है इसमें। मैग्नेटिक बिहेवियर में भी देखें कि बहुत सारे मैग्नेटिक बिहेवियर देखने को मिलते हैं हम लोग को, पैरामैग्नेटिक ज़्यादा देखने को मिले, कैटालिटिक एक्टिविटी भी हम लोग को देखने को मिला। तो ये हो गया हम लोग का कंक्लूजन, तो ये हो गया हम लोग का डी एलिमेंट्स का फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज जो आपके स्कैंडियम से लेकर जिंक तक बिलोंग करता है। तो आई होप दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।